यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो लॉकडाउन चल रहा है, होप सो आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आपका जो मई वाला एग्जाम था वो जुलाई में शिफ्ट हो गया है, और नवंबर वाला तो हो नवंबर में ही रहेगा। ठीक है, जुलाई वाला हो सकता है नवंबर में मर्ज हो जाए, बट लेट्स सी क्या होता है। होप सो सब चीज़ें ठीक रहे और एग्जाम हो। तो आपके कुछ नए केस लॉज थे जिसके लेक्चर अवेलेबल नहीं थे यूट्यूब पे। यूट्यूब पे आप देखोगे तो केस लॉ का एक फोल्डर है, उसमें 5 लेक्चर्स है, और उसमें जितने भी आज तक के केस लॉ है आपके लिए एप्लीकेबल वो सब है। अभी कुछ नए केस लॉज और आए थे, तो उसके लिए मैंने सोचा कि आपको एक शॉर्ट वीडियो बना के दे दूं, जिससे कि आपको ये केस लॉ फटाफट हो जाए। तो कुछ 8-10 केस लॉ है, ज्यादा है नहीं। सबसे पहला केस लॉ दैट इज लक्ष्मण दास खंडेलवाल 2019 और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इस केस लॉ में होता क्या है, यू नो दैट एक सेक्शन मैंने आपको 292 बीबी बताई थी, और 292 बीबी में मैंने आपको यह बताया था, 292 बीबी में मैंने आपको यह बताया था कि अगर किसी भी पर्सन को कोई नोटिस भेजता है डिपार्टमेंट, बट नोटिस में कुछ डिफेक्ट है। डिफेक्ट कैसे हो सकता है? जैसे प्रॉपर मैनर में नोटिस नहीं भेजा, या प्रॉपर टाइम लिमिट में नोटिस नहीं भेजा, नोटिस इज इशूड और सर्व आफ्टर सर्टेन टाइम लिमिट। लेकिन अगर असेसी क्या करता है, डिपार्टमेंट चला जाता है, डिपार्टमेंट के साथ वो कोऑपरेट करता है और असेसमेंट कंप्लीट हो जाता है, तो असेसमेंट कंप्लीट होने के बाद वो नोटिस को चैलेंज नहीं कर सकता। अब हुआ क्या, एक केस में, इन वन ऑफ द केस दैट इज लक्ष्मण दास खंडेलवाल 2019 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इस केस में क्या हुआ, असेसी को स्क्रूटनी के लिए नोटिस ही नहीं भेजा गया, और स्क्रूटनी असेसमेंट हो गया, असेसी ने कोऑपरेट कर दिया। क्वेश्चन ये आता है कि नोटिस जब इशू ही नहीं किया, तो उस केस में क्या 292 बीबी से डिपार्टमेंट को बचा सकता है? क्या डिपार्टमेंट ये बोल सकता है कि 292 बीबी की वजह से हम बच जाएंगे? आंसर इज नो। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ये बोलती है कि 292 बीबी वहां पे लगेगा जब नोटिस में कुछ डिफेक्ट है करके। ठीक है, आपने नोटिस ही इशू नहीं किया, तो उस केस में 292 बीबी की हेल्प आपको नहीं मिलेगी, और उस केस में जो भी असेसमेंट है वो असेसमेंट आपका इनवैलिड हो जाएगा। उसके बाद एक केस लॉ दैट इज द मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड 2019, ये भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इस केस लॉ में क्या हुआ कि एक कंपनी थी, फॉर एन एग्जांपल कंपनी ए, और कंपनी ए जो है उसका अमलगमेशन हो गया कंपनी बी के साथ में, और ये अमलगमेशन जो है वो अप्रूव्ड हो गया, और ये इंटीमेट भी कर दिया था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। अब एक बात समझना, कंपनी ए ने अपना रिटर्न फाइल किया था, और कंपनी ए जो रिटर्न फाइल करने के बाद उसका अमलगमेशन हो गया। अब कंपनी बी है वो है दैट इज द अमलगमेटेड कंपनी। नाउ व्हाट हैपेंड, असेसमेंट करने के लिए हुआ क्या, डिपार्टमेंट ने कंपनी ए के नाम से, जो अमलगमेटिंग कंपनी थी उसके नाम से नोटिस इशू कर दिया। अमलगमेटेड कंपनी है वो, उन्होंने हियरिंग अटेंड की। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि जो नोटिस आपने इशू किया है पुरानी कंपनी के नाम पे, लेकिन वो पुरानी कंपनी तो आज एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, दैट इज द नॉन एग्जिस्टेंस एंटिटी, क्या उसके नाम से जो नोटिस इशू किया है वो वैलिड होगा या इनवैलिड होगा? तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट बोलती है ये इनवैलिड है, जब वो एंटिटी है ही नहीं और डिपार्टमेंट को ऑलरेडी इंटीमेट कर चुके थे करके। ठीक है, डिपार्टमेंट को इसके बारे में बता दिया गया था कि वो एंटिटी अभी नहीं है, तो उसके नाम पे जो नोटिस इशू हुआ है दैट इज द इनवैलिड नोटिस। दैट इज ऑल अबाउट द मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड 2019 का केस लॉ। अब एक बात समझना, एक ए स्टेट प्राइवेट लिमिटेड 2019, ये भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इस क्वेश्चन में ये जो केस लॉ है थोड़ा इंटरेस्टिंग है समझना। इसमें होता क्या है, आपको जैसा मैंने आपको बताया था कि जब भी क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट में क्या होता है, आप लाइक आईटेट इज अ लास्ट फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी। इफ देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ देन यू कैन मेक एन अपील टू द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। अब एक चीज समझना, जब भी आप हाई कोर्ट में जाते हो तो हाई कोर्ट क्या करती है पता है, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन होती है ना वो क्वेश्चन को फ्रेम करती है। जैसे आपने अपील की हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट क्या करेगी, क्वेश्चंस फ्रेम करेगी कि अच्छा ये क्वेश्चंस है, इसके बारे में हमको जजमेंट देना है। तो हुआ क्या एक केस में, लाइक हाई कोर्ट ने क्वेश्चन फ्रेम ही नहीं किया। क्वेश्चन फ्रेम करना चाहिए था बट उन्होंने क्वेश्चंस फ्रेम ही नहीं किए, उन्होंने जो एसएससी ने इशू उठाया था उसके बेसिस पे जजमेंट दे दिया। तो नाउ क्वेश्चन इज दैट, क्या हाई कोर्ट ऐसा कर सकता है? यहां पे सुप्रीम कोर्ट बोलता है आंसर इज नो, ऐसा नहीं हो सकता करके। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। हाई कोर्ट का ये मैंडेटरी है कि उनको क्वेश्चन फ्रेम करने पड़ेंगे और उसके बेसिस पे ही उनको जजमेंट देना पड़ेगा, डिसीजन देना पड़ेगा। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि लाइक वापस से हाई कोर्ट उस केस को सुनेगा, क्वेश्चन को फ्रेम करेगा और उसके बाद अपना जजमेंट है वो देगा। उसके बाद अरहाम सॉफ्ट्रोनिक्स 2019 का, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग केस लॉ इसलिए है क्योंकि इससे पहले एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था जो इसका कॉन्ट्राडिक्टरी था, और अभी ये जो जजमेंट है ये अलग जजमेंट है। तो आपको ये वाला जजमेंट है वो याद रखना है क्योंकि लेटेस्ट जजमेंट ये है। अब एक चीज समझना, इसमें होता क्या है, एक सेक्शन हुआ करती है एटीआईसी करके, और ये एटीआईसी सेक्शन क्या बोलती है, दिस इज द इनकम बेस्ड डिडक्शन बेसिकली। और ये सेक्शन ये बोलती है
कि लाइक अगर आप स्पेसिफिक एरिया में अपना इंडस्ट्री स्टार्ट करते हो तो आपको 10 इयर्स तक डिडक्शन मिलेगा। और ये 10 इयर्स तक कैसे डिडक्शन मिलेगा? फॉर फर्स्ट 5 इयर्स के लिए, जो आपके फर्स्ट 5 इयर्स रहेंगे, उसमें आपको 100% ऑफ प्रॉफिट का डिडक्शन मिलेगा। एंड उसके बाद के 5 इयर्स में आपको 25% ऑफ प्रॉफिट है उसका डिडक्शन मिल जाएगा। रिमेनिंग जो 5 इयर्स है उसमें 25% ऑफ प्रॉफिट है उसका डिडक्शन मिलेगा। मींस फर्स्ट 5 इयर्स 100%, सेकंड 5 इयर्स है वो आपका 25%। अब हुआ क्या, लेकिन ये डिडक्शन कब मिलता है पता है? जब आप उस स्पेसिफिक एरिया में क्या करते हो, आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोड्यूस आर्टिकल और थिंग्स, मींस किसी भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में हो, या फिर आप उसके लाइक कोई कमेंस ऑपरेशन करते हो, या फिर सब्सटेंशियल एक्सपांशन करते हो। तो देखो, अगर उस पर्टिकुलर एरिया में आप क्या करते हो, या तो मैन्युफैक्चरिंग करते हो या फिर सब्सटेंशियल एक्सपांशन करते हो, तो 10 इयर्स के लिए आपको डिडक्शन मिल जाएगा। अब हुआ क्या यहां पे कि एसएससी ने क्या किया, एसएससी ने पहले मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया वहां पे, और मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया, और उसके बाद उसने सपोज इन द ईयर 8th ईयर में जाके उसने वहां सब्सटेंशियल एक्सपांशन और कर दिया उसी जगह पे। पहले तो उसने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया और उसके बाद उसने सब्सटेंशियल एक्सपांशन किया 8th ईयर में जाके। तो फॉर एन एग्जांपल क्या हुआ कि सपोज फर्स्ट ईयर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9 एंड 10। समझना होता क्या है, फर्स्ट ईयर में उसने क्या किया, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया, तो फर्स्ट ईयर से उसने डिडक्शन ले लिया फर्स्ट 5 इयर्स के लिए 100%। अब एक बात समझना, 6th ईयर एंड 7th ईयर में डिडक्शन कितना मिलेगा, 25%, 25%, ठीक है। अब फॉर एन एग्जांपल उसने क्या किया कि यहां पे 8th, 9th और 10th ईयर, यहां पे 8th ईयर में उसने सब्सटेंशियल एक्सपांशन कर दिया बिजनेस का। अब सब्सटेंशियल एक्सपांशन करते हैं तो भी डिडक्शन मिलता है, और वो 100% मिलता है, क्योंकि ये डिडक्शन कब मिलता है, जब आप मैन्युफैक्चरिंग कमेंस करते हो या सब्सटेंशियल एक्सपांशन करते हो। तो एसएससी ने क्या किया, 8, 9, 10 ईयर में यहां पे 100% डिडक्शन ले लिया। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि क्या वो 100% डिडक्शन ले सकता है या नहीं। तो आपको बता दूं, पहले सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये बोलता था कि नहीं ले सकता। एज पर अर्लियर जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बोलते थे नहीं, यू कैन टेक ओनली 25% का डिडक्शन, आप 25% ही ले सकते हो। लेकिन ये जजमेंट क्या बोलता है कि भाई लॉ मेकर्स ने आपको यहां पे 10 इयर्स के लिए डिडक्शन दिया है, तो आप 10 इयर्स के लिए डिडक्शन ले सकते हो, एंड उसमें 8th, 9th एंड 10th ईयर में यू कैन क्लेम द डिडक्शन ऑफ 100%। आप 100% डिडक्शन है वो आप ले सकते हो इन द 8th, 9th एंड 10th ईयर, ठीक है। तो यहां पे आप अगर देखोगे तो फाइनल जो कंक्लूजन है उसमें जो आईसीआई ने समझा के दिया है वो यही चीज दे रखी है कि अगर ऐसा है तो फर्स्ट 5 इयर्स में आप 100% लो, 6th, 7th ईयर है वहां आपको 25 मिलेगा, 8th ईयर में आपने सब्सटेंशियल एक्सपांशन किया तो आपको वापस 100% डिडक्शन है वो 3 इयर्स के लिए आपको मिल जाएगा। लेकिन डिडक्शन आपको मैक्सिमम 10 इयर्स के लिए ही मिलेगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। चलो अब एक और चीज समझना, दैट इज रेहम फाउंडेशन 2019 इलाहाबाद हाईकोर्ट का केस लॉ है करके, ठीक है। अब एक चीज समझना, यहां पे होता क्या है कि लाइक एक ट्रस्ट ने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया। ट्रस्ट जो होता है 12AA वाला, चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया और सीआईटी ने रिजेक्ट कर दिया। तो जब सीआईटी रिजेक्ट करता है तो आपके पास ऑप्शन होता है, आप अपील कर सकते हो कहां पे, ट्रिब्यूनल में। अब ट्रिब्यूनल ने अपील कर दी, ट्रिब्यूनल में उन्होंने अपील कर दी। अब ट्रिब्यूनल जो है उसने क्या किया कि अपील को सॉल्व करते हुए सीआईटी को बोला कि भैया इसको रजिस्ट्रेशन देना है, यू हैव टू ग्रांट द रजिस्ट्रेशन करके, ठीक है। आपको रजिस्ट्रेशन है वो देना है, मींस आईटेट ने बोला कि रजिस्ट्रेशन देना है। तो क्वेश्चन ये आता है कि आईटेट क्या ऐसा बोल सकता है क्या, आईटेट ऐसा डायरेक्ट कर सकता है सीआईटी को कि आपको रजिस्ट्रेशन देना ही देना है, या फिर उसको बोलेगा कि आप कुछ मैटर को कंसिडर करो फिर वापस से रीडिसाइड करके करना। तो यहां पे जो हाईकोर्ट का जजमेंट है, हाईकोर्ट ये बोलती है कि अगर आईटेट को ये लगता है, देखो आईटेट को अगर ये लगता है, इफ आईटेट थिंक दैट कि सीआईटी के सामने जो उसने मटेरियल रखा था ट्रस्ट ने करके, ठीक है, उसके बेसिस पे सीआईटी जो एडमिन था उसको ये लग रहा था कि लाइक उसका जो एक्टिविटी है वो जेन्युइन नहीं है, बट उसी मटेरियल के बेसिस पे आईटेट को लग रहा है कि उसका एक्टिविटी जेन्युइन है, तो उस केस में आईटेट डायरेक्ट कर सकता है सीआईटी को कि भैया इनको रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर दो। लेकिन बाकी केसेस में ऐसा नहीं कर सकता। बाकी अगर कोई केस है तो उस केस में उसको बोलेगा कि उसको वापस से एक बार सुनो, कंसिडर करो और उसके बाद डिसाइड करो। तो आप देखोगे यहाँ पे पार्ट ए और पार्ट बी करके मैंने 2 पार्ट में दे रखा है। पार्ट ए में वही वाला पार्ट है कि भैया जो मटेरियल आपने सीआईटी एडमिन के सामने रखा था, ऑन द बेसिस ऑफ दैट मटेरियल लाइक सीआईटी को लगा था कि लाइक जेन्युइन नहीं है एक्टिविटी, बट आईटेट को लगता है इट इज अ जेन्युइन, तो इन दैट केस लाइक आईटेट कैन डायरेक्ट टू सीआईटी टू ग्रांट द रजिस्ट्रेशन टू द
ट्रस्ट, बाकी केसेस में नहीं कर सकता। अब एक चीज समझना, नेक्स्ट दैट इज रीथा सभापति 2019 मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट है करके, ठीक है। अब उसमें हुआ क्या, क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि लाइक असेसी जो है वो असेसी कहीं हियरिंग में गया नहीं, मतलब हियरिंग दी थी और हियरिंग में असेसी गया नहीं करके, ठीक है। तो क्वेश्चन कि आईटेट ने क्या किया, असेसी हियरिंग में नहीं गया तो आईटेट ने जजमेंट पास कर दिया as against of assessee and only on the reason that assessee was not appeared in the appeal। असेसी अपील में अपीयर नहीं हुआ था, उसके बेसिस पे उन्होंने जजमेंट दे दिया उसके अगेंस्ट में करके, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आता है क्या आईटेट ऐसा कर सकता है या उसको मेरिट्स के बेसिस पे जजमेंट देना चाहिए। आप मैटर को एक बार सुनो और मेरिट्स के बेसिस पे आपको जजमेंट देना चाहिए। तो यहां पे मद्रास हाईकोर्ट बोलती है कि आईटेट ने गलत किया है और आईटेट को पहले क्या करना पड़ेगा, उस केस की मेरिट्स को देखना पड़ेगा और मेरिट्स के बेसिस पे ये देखना पड़ेगा कि भैया जजमेंट है वो जजमेंट क्या होना चाहिए। तो यहां पे हाईकोर्ट ने वापस से एक बार आईटेट को बोला करके और आईटेट को बोला कि वापस से आप इसको कंसिडर करो और मेरिट्स के बेसिस पे जजमेंट दो, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ दैट कि एसएससी इज नॉट अपीयर्ड इन द अपील, उसके बेसिस पे आप जजमेंट नहीं दे सकते। उसके बाद वलसाड डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, इसका केस लो। इसमें हुआ क्या कि लाइक कोऑपरेटिव बैंक ने एक ग्रेचुइटी फंड बना रखा था और वो अप्रूव्ड ग्रेचुइटी स्कीम था, लेकिन वो उसका जो अप्रूवल है वो 1976 में हुआ था। तो जब भी अप्रूवल होता है तो उसका अप्रूवल का एक सर्टिफिकेट मिलता है कि दिस ग्रेचुइटी फंड इज अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड। अब वो अप्रूवल का सर्टिफिकेट है वो मिसप्लेस हो गया, ठीक है, और एसएससी से जब मांगा गया तो एसएससी प्रोड्यूस नहीं कर पाया बिकॉज 1976 का बहुत पुराना था करके, ठीक है। लेकिन उसने बाकी सब चीजें बताई, जैसे एलआईसी के साथ में एक अग्रीमेंट था इनका ट्रस्टी ऑफ फंड का, उनका अग्रीमेंट वगैरह बाकी सब चीजें उसने प्रोड्यूस की, लेकिन जो ओरिजिनल जो रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट था अप्रूवल का वो प्रोड्यूस नहीं कर पाया। तो क्या ओनली मेयरली ऑन द बेसिस ऑफ दैट क्या 147 हो सकता है, क्या 148 का नोटिस इशू हो सकता है? तो यहां पे गुजरात हाईकोर्ट बोलती है आंसर इज नो। एसएससी ने बाकी सब चीजें हैं वो प्रोड्यूस की और उससे ये प्रूव होता है कि वो अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड था। तो ओनली ऑन द बेसिस ऑफ दैट कि वो ओरिजिनल वाला जो सर्टिफिकेट है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाया, उसके बेसिस पे आप 147 है वो नहीं कर सकते, वो रीजन टू बिलीव नहीं माना जाएगा। उसके बाद एक यूरोटेक मैरीटाइम एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड 2019 कर्नाटका हाईकोर्ट का जजमेंट है। इसमें होता क्या, एक सेक्शन हुआ करती है 271C करके, और ये सेक्शन क्या बोलती है पता है, ये सेक्शन ये बोलती है कि अगर आपने किसी का टीडीएस नहीं काटा, 271C provides that if any person fails to deduct whole or any part of the tax required under chapter 17B, मींस टीडीएस टॉपिक के हिसाब से आपने टीडीएस नहीं डिडक्ट किया, मींस एसएससी नॉट डिडक्टेड द टीडीएस और पे द होल और एनी पार्ट ऑफ द टैक्स अंडर सेक्शन 1150 एंड सेकेंड प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन 194B। या तो आपने टीडीएस नहीं काटा या फिर आपने 1150 वाला डीडीटी पे नहीं किया या 194B का जो सेकंड प्रोवाइजो में बोला हुआ है वो आपने अगर टैक्स पे नहीं किया, तो उस केस में आपको पेनल्टी लग सकती है 100% ऑफ द अमाउंट, जितना आपने टीडीएस नहीं काटा उसका 100% पेनल्टी लग सकता है। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि सर अगर किसी एसएससी ने टीडीएस काट तो लिया बट ही इज नॉट डिपॉजिटिंग, ही इज नॉट पेइंग टू द गवर्नमेंट, तो क्या ये पेनल्टी लग सकती है या नहीं? क्योंकि ये पेनल्टी में क्या बोला हुआ है, देखो फर्स्ट पार्ट अगर आप देखोगे तो यहां क्या लिखा हुआ है, ही फेल्स टू डिडक्ट द होल और एनी पार्ट, डिडक्ट द होल और एनी पार्ट, और पेमेंट पे सिर्फ दो ही चीजें बोली हुई है 1150 एंड सेकंड प्रोवाइजो टू सेक्शन 194B। तो क्वेश्चन ये आता है कि टीडीएस ही डिडक्टेड बट ही इज नॉट पेइंग दैट टीडीएस टू द गवर्नमेंट, क्या 271C का पेनल्टी लग सकता है या नहीं? तो यहां पे मैं बता दूं केरला हाईकोर्ट ने ऐसे बहुत जजमेंट दिए हैं करके, ठीक है, और उसमें बोला है कि यस पेनल्टी लग सकता है करके, ठीक है। तो आज आप देखोगे कि केरला हाईकोर्ट, हाउएवर द केरला हाईकोर्ट इन द 3 केसेस डिसाइडेड दैट पेनल्टी अंडर सेक्शन 271C इज आल्सो अट्रैक्टेड फॉर फेलियर टू रेमिट द टीडीएस। इट हैज ऑल्सो ओपिनियन दैट यहां पे आपको जो लाइक प्रोसिक्यूशन होता है वो भी लगेगा एज वेल एज द आपको पेनल्टी है वो पेनल्टी भी लगेगी करके, ठीक है। उसके बाद चलो एक और केस लॉ दैट इज सुनील वासुदेवा एंड अदर्स वर्सेस सुंदर गुप्ता एंड अदर्स 2019 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इसमें होता क्या है
क्वेश्चन ये आता है कि हाई कोर्ट अपने ऑर्डर में अगर कोई मिस्टेक है तो क्या उसको रिव्यू कर सकता है क्या? देखो, हाई कोर्ट के पास रिव्यू का पावर होता है, अपन ऑलरेडी देख चुके हैं इन द केस लॉ ऑफ द मेघालय स्टिल। तो हाई कोर्ट जो है वो ऑर्डर को रिव्यू कर सकता है या नहीं, उसका अगर कुछ मिस्टेक है तो रिव्यू कर सकता है या नहीं? आंसर इज यस, कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे बोला हुआ है कि अगर कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट मैटर है तो उस केस में वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। या मिस्टेक अपेरेंट ऑन द रिकॉर्ड है तो कर सकते हैं, सफिशिएंट रीजन है तो उस केस में कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसके लिए रिव्यू करवाना चाहते हो जो पहले ऑलरेडी मैटर सॉल्व हो चुका है और उसी को वापस से आप री आर्ग्यू करवाना चाहते हो, तो उसके लिए वो रिव्यू नहीं करेंगे। या फिर माइनर कोई मिस्टेक है जिसकी वजह से कोई ऐसा मेजर इंपैक्ट आ नहीं रहा है, तो उस केस में वो लोग रिव्यू नहीं करेंगे, बाकी वो लोग रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब एक और चीज समझना, लास्ट केस लो दैट इज मेटल एंड कोरेमियम प्लेटर प्राइवेट लिमिटेड 2019 मद्रास हाईकोर्ट का केस लॉ है करके। ठीक है, अब एक चीज समझना, ये केस लॉ थोड़ा अलग है क्योंकि कंपाइलर में जो क्वेश्चन दे रखा है उसका ये कॉन्ट्राडिक्टरी केस लॉ जाएगा, बट ये केस लॉ को आपको लेना है क्योंकि लेटेस्ट है। एक और पुराना हाईकोर्ट का जजमेंट है, वो अलग है और ये अलग है। अब एक चीज समझना, आपको याद रहेगा मैट कैलकुलेशन में, और मैट कैलकुलेशन में हम क्या कैलकुलेट करते हैं? बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। तो जब अपन मैट कैलकुलेशन में बुक प्रॉफिट का कैलकुलेशन करते हैं तो बुक प्रॉफिट कैलकुलेशन में अपन नेट प्रॉफिट लेते हैं एज पर द P&L अकाउंट ऑफ द कंपनीज एक्ट, और उसमें कुछ चीजें ऐड करते हैं, कुछ चीजें लेस करते हैं, कुछ डिसअलाउड करते हैं और कुछ चीजें लेस करते हैं। ठीक है, अब एक चीज समझना, आपको ये याद रहेगा कि अगर कोई इनकम एग्जेम्प्ट होती है अंडर सेक्शन 10, 11 एंड 12 तो वो लेस होता है। अगर कोई इनकम एग्जेम्प्ट होती है अंडर सेक्शन 10, 11 एंड 12 तो वो लेस होता है। ठीक है, लेकिन एक बात समझना, अगर आपको कोई कैपिटल गेन हुआ और वो कैपिटल गेन पे आपने 54 ईसी का एग्जेम्पशन ले लिया, कैपिटल गेन हो गया, उस पे आपने 54 ईसी का एग्जेम्पशन ले लिया, तो उस पे इनकम टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन वो कैपिटल गेन पे मैट लगेगा या नहीं? आंसर इज यस, क्योंकि जो भी लिस्ट दे रखी है वहां पे वो एग्जॉस्टिव लिस्ट है करके। ठीक है, जो भी लिस्ट दे रखी है दैट लिस्ट इज अ एग्जॉस्टिव लिस्ट, तो भैया इस पे मैट तो लगेगा ही लगेगा, कैपिटल गेन नहीं लगेगा लेकिन मैट तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन इस केस लॉ में मद्रास हाईकोर्ट बोलता है कि मैट भी नहीं लगेगा। इस केस लॉ में मद्रास हाईकोर्ट बोलता है कि जब इनकम टैक्स नहीं लग रहा है तो मैट भी नहीं लगेगा, मींस वो कैपिटल गेन आपको लेस करने को मिल जाएगा करके। ठीक है, तो आप कंपाइलर में देखोगे मैट टॉपिक में दूसरा ही क्वेश्चन है, वो किसी और हाईकोर्ट के बेसिस पे जजमेंट है, ये किसी और हाईकोर्ट के बेसिस पे जजमेंट है, तो आप दोनों में से कोई भी फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एक लिखते हो तो दूसरा आप कॉन्ट्राडिक्शन में लिख सकते हो। ये भी लेटेस्ट वाला है तो आप ये फॉलो कर सकते हो कि यहाँ पे मैट नहीं लगेगा करके। ठीक है, तो अगर आपका कोई कैपिटल गेन है जिस पे आपने 54 ईसी का एग्जेम्पशन लिया तो उस पे इनकम टैक्स नहीं लगेगा, ऑब्वियसली इस पे मैट भी नहीं लगेगा, ये इस पर्टिकुलर केस लॉ में बोला गया है। ठीक है, चलो, सो दिस वाज द लाइक लेटेस्ट केस लॉ, जो नए वाले केस लॉ थे। बाकी आपको ऑलरेडी यूट्यूब पे मिल चुके हैं, 5 लेक्चर है, वो आप देखोगे तो आपको जितने भी केस लॉज है दैट ऑल केस लॉज आपको मिल जाएंगे। ठीक है, माहौल बड़ा ही खराब है, बाहर आप देखोगे तो लाइक ऑब्वियसली लाइक डर लग जाता है कभी कभी, तो पता नहीं क्या होगा। बहुत अभी लॉकडाउन है वो थोड़ा इजी हो गया है, बहुत सारी एक्सेस मतलब चीज़ें हैं वो चल रही है, बट लेट्स सी क्या होता है 1-2 महीने बाद, वी कांट प्रिडिक्ट उस चीज़ को। बट आप लोगों का काम है पढ़ाई करना, तो पढ़ाई करते रहो, मोटिवेट रहो, अपने आप को मोटिवेट करो, पॉजिटिव रहो, और घर वालों का ध्यान रखो, आपका खुद का ध्यान रखो, और पढ़ाई करते रहो। एंड डोंट थिंक अबाउट एग्ज़ाम कब होगा, और लाइक कभी एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया तो बहुत सारे लोगों ने पढ़ाई छोड़ दी कि भाई चलो 2 महीने थे, अब तो हमको 3 महीने मिल गए तो अब महीने भर और मज़े करते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। मैं बताऊँ, एग्ज़ाम होगा ना, ये बात तो पक्की है, एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम आपको अपीयर करना है, तो जितनी बार आप पढ़ोगे उतना आप ध्यान रखना, आपका पास होने का जो चांसेस है वो आपका बढ़ जाता है। सो जस्ट फोकस टू योर स्टडी, आप लोग अपनी स्टडी पे फोकस करो और लाइक कुछ अच्छा करने की कोशिश करो, पढ़ते रहो और मोटिवेट रह के पढ़ो, और लाइक घर वालों का ध्यान रखो, और जो भी सीनियर सिटीज़न वगैरह है अपने घर में उनका आप मेनली ध्यान रखो। क्योंकि क्या होता है ना, लाइक मेरे को लगता है कि अगर हो भी गया तो अपन लोग तो रिकवर कर जाएंगे। ठीक है, जिन लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम और जो अपन डेटा देख रहे हैं, जो रिपोर्ट देख रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत उनकी है जिनको कुछ ना कुछ ऑलरेडी प्रॉब्लम्स है हेल्थ से रिलेटेड, या एज ज़्यादा है तो उस केस में ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। तो आप लोग उनका ध्यान रखो, खुद का भी ध्यान रखो करके। ठीक है, और अपनी पढ़ाई का ध्यान रखो, क्योंकि एग्ज़ाम तो होने वाला है, आज नहीं तो कल। और अच्छा है अगर एग्ज़ाम लाइक आप अभी से पढ़ना मतलब जारी रखोगे, जो आपका रिदम चल रहा है ना उसको तोड़ो मत, ब्रेक मत करो। अगर आप ब्रेक करोगे ना करके, ठीक है, तो वापस उस रिदम को पकड़ने में टाइम लग जाएगा, तो उसको कंटिन्यू रखो करके। ठीक है, और कंटिन्यू रखो, जितनी बार रिवाइज होगा उतनी बार आपके लिए अच्छा है और उतनी बार आपको मज़ा आएगा। यही समझना, जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो लास्ट एग्ज़ाम है अपनी लाइफ का, उसके बाद एग्ज़ाम नहीं देना है, उसके बाद है वो सिर्फ मज़े करने हैं लाइफ में।
मैंने क्या किया लॉकडाउन में, मैंने लॉकडाउन पे मेरी हेल्थ पे बहुत काम किया। और मैं बताऊँ, मैं मतलब लाइक मैं बीच में बहुत ज़्यादा पुट ऑन कर लिया था, तो मैंने वो बहुत ज़्यादा वेट रिड्यूस किया है। इट इज़ अप्रॉक्स लाइक 11 to 12 kgs है, वो मैंने लास्ट 40 डेज में रिड्यूस किया है। एंड स्टिल आई एम वर्किंग ऑन दैट बिकॉज स्टिल आई हैव टारगेट लाइक और कुछ और रिड्यूस करना है। सो होप सो हेल्थ पे ध्यान दो आप लोग भी अपनी करके, ठीक है। चलो थैंक्स अलॉट पीपल, बहुत अच्छा हूँ मैं, आप लोग भी अच्छे रहोगे और बस मज़े करो। मज़े तो हो ऑब्वियसली, क्या करेंगे सर, 2020 कैसा जा रहा है, बट डोंट वरी, बी पॉजिटिव, सब चीज़ें अच्छी होंगी। थैंक्स अलॉट पीपल।